अभी कल ही मौलाना सैयद अरशद मंदी साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आधुनिक विज्ञान की तरफ मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। आप कैसे कह सकती हैं कि मुल्ला मौलवी नहीं चाहते कि बच्चियां पढ़ें या बच्चे पढ़ें? अगर ये मौलवी नहीं होंगे तो आपकी नमाज, आपका अकीका, आपकी शादी कौन निकाह पढ़ाएगा? सर देखिए, नमाज, रोजा, शादी, निकाह ये एक अलग चीज है। वतन समाचार में विशेष बातचीत में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हुमा नाज। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप एक डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, अल्जीरियन हैं, अपने बारे में कुछ जरा तफसील से बताएं। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे फादर मिस्टर मकसूद अहमद सिद्दीकी एडवोकेट हैं यहाँ पर, और मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। शुरू से ही मेरे पेरेंट्स का ये एक ड्रीम रहा कि उन्हें अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है, क्योंकि मेरे फादर भी एजुकेटेड हैं और मेरी मदर भी एजुकेटेड हैं, बोथ आर एजुकेटेड। तो उनका ये ड्रीम था कि हमें अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है और बाहर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है उनको और आगे निकालना है। तो बीएससी मैंने यहीं से की, बिजनौर से, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। एमएससी के लिए मैं देहरादून गई। मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया और एफआरआई देहरादून और सीडीआरआई लखनऊ से मैंने अपना डिसर्टेशन वर्क कंप्लीट किया। इसके बाद पीएचडी के लिए आई ज्वाइंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वहाँ से फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया प्रोफेसर शब्बीर अशरफ के साथ। इसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गई। वहाँ पर मैंने लुलु ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ से फिर मेरी स्टार्टिंग हुई। मैंने फॉरेन के लिए इंटरव्यूज दिए। मैं सऊदी अरेबिया के लिए सिलेक्ट हो गई एज असिस्टेंट प्रोफेसर जजान यूनिवर्सिटी में। इसके बाद मैं एरिट्रिया में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुई प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और वहाँ पर मैंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया। एरिट्रिया से रिटर्न होकर मैं फिर इंडिया वापस आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपनी कंट्री में ही आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी कंट्री की एक सर्व करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ज्वाइन किया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने काफ़ी काम सीखा और मैं वहाँ काफ़ी आगे बढ़ी। काफ़ी मिनिस्ट्रीज में मैंने वहाँ से कॉन्टेक्ट हुए और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन एक इंटरनेशनल ग्रुप में हो गया, जो एग्रीकल्चर का एक ग्रुप है, और मैंने वहाँ पर एज अ रीजनल साइंटिस्ट सब ज्वाइन किया है। इसी बीच में मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट की जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और मैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस कराती हूँ, इंडिया में और फॉरेन में। और मेरे 40+ रिसर्च पेपर हैं, 50+ आर्टिकल्स और बुक चैप्टर्स हैं, और 18+ मेरी बुक्स हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल मैडम, आपकी इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी कामयाबियां हैं, उसके बाद भी मुसलमानों पर यह आरोप लगता है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं। देखिए, ये तो एक लोगों का माइंडसेट है कि मुसलमानों में लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अब आप मुझे ये देख लीजिए कि मैं यहाँ से निकलकर, एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से निकलकर, और मैं अफ्रीका तक होकर आ गई, और फिर उसके बाद अब मैं फिर से एक इंटरनेशनल ग्रुप में हूँ और मैं एज अ रीजनल साइंटिस्ट हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी 3 बहनें और हैं जो कि अलीगढ़ से ही पढ़ी हैं। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन अलीगढ़ से ली है और वो भी अब इंटरनेशनल ग्रुप्स में वर्क कर रही हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमको हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, और मतलब जो एक मुस्लिम्स में एक माइंडसेट है कि गर्ल्स को उतनी आप एजुकेशन दें कि बस उनकी एक शादी हो जाए, वो या तो 12th बीए एमए सिर्फ इतनी एजुकेशन लें। अगर उनको ये पता चल जाए कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन लेकर एक लड़की जब एक दूसरे घर में जाती है, तो वो उससे ये नहीं कि उसका एक ही फैमिली एजुकेट होती है, उससे उसकी आने वाली कई जनरेशन एजुकेट होती है। आपके इस तर्क को अगर हम सही भी मान लें कि मुसलमानों का माइंडसेट है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं है, तो आपके भी माता पिता तो मुसलमान ही हैं। सर, हमारी सोसाइटी में कई कैटेगरीज हैं, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स की स्टार्टिंग से ही ये माइंडसेट था उनका कि उनको अपनी जो गर्ल्स हैं उनको हायर एजुकेशन देनी है। उन्होंने, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाइयों में और हम चारों बहनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। उन्होंने उनको जो एजुकेशन दी उससे ज्यादा एजुकेशन हमको दी। मेरे भाई एमटेक हैं और हम लोग पीएचडी हैं, तो आप लगा लीजिए कि हम लोग उनसे ज्यादा एजुकेटेड हैं। क्या ये माइंडसेट अब भी है या बदल रहा है? देखिए, हमारे इंडिया में 17% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, जो कि माइनॉरिटी में आते हैं। बट अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें 2.5% मुस्लिम्स ही हायर एजुकेटेड हैं। अभी भी हमारा जो एक मेजर पार्ट है वो अभी भी हायर एजुकेशन में नहीं है।
उनका उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हमें उनको समझाना होगा तो जिस कि अगर आप अपने बच्चों मेजर को पार्ट की आप बात कर रही हैं कि वो हायर एजुकेशन में नहीं है, तो उसमें नहीं गर्ल्स तो सिर्फ नहीं होंगी, बॉयज भी होंगे। उसमें बॉयज भी हैं, लेकिन बॉयज को लोग थोड़ा पढ़ा लेते हैं, उनका ये है कि लड़के हैं पढ़ लेंगे, जॉब मिल जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी उनका ओपन माइंडेड नहीं है लोग। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारी सोसाइटी ही जिम्मेदार है। हमारे ऊपर जो आप कहेंगे, जो लोग कहते हैं मौलवी मुल्ला बैठे हैं, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। उनका बस यही होता है कि आप उर्दू पढ़ लीजिए और आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, बस इतना ही। जब तक हम लोग साइंस में आगे नहीं जाएंगे, जब तक मेरे को इंग्लिश नहीं आएगी, मैं साइंस में आगे नहीं जाऊंगी, तो मैं तरक्की कैसे करूंगी। और ये तो हमारे इस्लाम में भी है, जैसे कि लोगों ने इस्लाम को एक तरह से बदनाम किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर पढ़ाने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ाते नहीं है। तो अगर आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम में जो सबसे पहली सूरत उतरी हुई है आसमान से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको लेकर आए थे, और उसका सबसे पहला जो वर्ड था वो था इकरा, मीन्स पढ़ना है, पढ़ना। तो हमारे तो इस्लाम में सबसे पहला वर्ड ही इकरा आया है। अब लोग उसको समझ नहीं रहे हैं या लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। वो जो हमारे यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज बैठी हैं ऊपर टॉप पर, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को समझाना चाहिए। वो यही ना सोचे कौन कि टॉप पर लोग बैठे हैं? सिर्फ मदरसों तक ही सीमित हैं। जो हमारे यहाँ के मौलवी मुल्ला हैं वो लोग बैठे हैं। नहीं, वो तो अब आप बेचारे तीन तलाक आपके का ही घर में मसला मना तो लीजिए, नहीं करने आते, आपके पेरेंट्स को उन्होंने मना तो नहीं किया कि अपनी बिटिया को मत पढ़ाइए। लेकिन वो लोग जो हैं वो लोग जो हैं वो लोग बाहर जो भी तकरीर करते हैं उनमें तो उन लोग का माइंडसेट यही करते हैं। वो लोगों का माइंड वॉश करते हैं कि आप अपनी लड़कियों को आगे मत बढ़ाइए, आप लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर मत निकालिए, माहौल नहीं, खराब है, लड़कियां बिगड़ कोई जाएंगी। ऐसी स्पीच आपके पास रिकॉर्ड में है जिसमें किसी मौलाना ने ये कहा हो कि अपनी बेटी को मत पढ़ाइए? आपने अपने कान से कभी सुनी है ये बात? देखिए, मैं तो ना इनकी स्पीच सुनती हूँ, ना मैं कोई रिकॉर्ड करती हूँ, और ना ही मैं इनकी बातों पर कोई यकीन करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी क्वेरी करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ। हमारे कुरान शरीफ में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैं वहां से देख सकती हूँ। और हमारे इस्लाम में लड़कियों को बराबर का हक दिया हुआ है। तो हमें हमें हर चीज पता है। हम एजुकेटेड हैं, हम लोग को उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग कम एजुकेटेड हैं वो लोग उन लोगों के पास ही जाते हैं, उन लोगों से कंसल्ट करते हैं और उन लोगों की तकरीर सुनते हैं, जिससे कि अगर अगर उनका ये ब्रेन वॉश हो अगर ये जाता है। मौलवी नहीं होंगे तो आपकी नमाज, आपका अकीका, आपकी शादी कौन निकाह पढ़ाएगा? सर देखिए, नमाज, रोजा, शादी, निकाह, ये एक अलग चीज है। हमारे इस्लाम में नमाज रोजा है, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम की। अब मैं ऑफिस में भी वर्क करती हूँ, मैं रिसर्च भी करती हूँ, मैं हर काम करती हूँ। तो नमाज रोजा आप पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ हायर एजुकेशन जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी देश की तरक्की करनी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप हायर नहीं, एजुकेशन नहीं मौलवी लेंगे, तो तो आपको अभी ना तो अभी आगे। कल ही मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आधुनिक विज्ञान की तरफ मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। आप कैसे कह सकती हैं कि मुल्ला मौलवी नहीं चाहते कि बच्चियां पढ़ें या बच्चे पढ़ें? मदनी साहब का बयान आया है, मदनी साहब ने वहां बयान दे दिया है, अच्छी बात है अगर वो इस तरह का चाहते हैं कि लोग साइंस में आगे बढ़ें। नहीं, लेकिन जो उन्होंने और बीएड छोटे कॉलेज भी एरियाज, बनाए हैं, उन्होंने कॉलेजेस भी बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, बीटेक कॉलेज बनाया है, आईआईटी बनाई है, बच्चे और बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल भी बनाया सर ताकि कोई आरोप ना लगा सके। सर सारे मौलवी मुल्ला एक जैसे नहीं है ना। अब आप लगा लीजिए, जो बहुत सारे जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर लोग हिफ्ज भी करते हैं और हायर एजुकेशन में भी हैं, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। नहीं, तो इंडिया ऐसा में भी नहीं है ऐसा कि है सब जगह पर मैडम, ऐसे ही। इंडिया में भी सर ऐसा है कि इंडिया में है ऐसा, लेकिन इंडिया में आप लगा लीजिए 20% ऐसा होगा, 80% ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि अगर दोनों चीजों को साथ लेकर चलते तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए होते। हम लोग इतना पीछे नहीं रहते। हम लोग जो लोग समझते हैं हम लोग इतना बैकवर्ड हैं, और हम लोग के पास जॉब नहीं है, और मुसलमानों में इतना पढ़ते लिखते नहीं है, ये लोग ऐसे हैं, तो अनएजुकेटेड हैं, तो ये सब चीज नहीं होती हमारे पास अगर हम लोग को इस तरह से बढ़ा दिया जाता आगे। अब आगे आपका क्या कदम होगा, किस तरह से आप आगे चलने की कोशिश करेंगी? कि मान लीजिए आप एक बिटिया है, आपने तो पढ़ लिया, लेकिन आपके पीछे जो बच्चियां हैं उस कल्चर को, उस तहजीब को, जो हमारी मशरकी तहजीब है, जो भारत की सभ्यता है, उसको अडॉप्ट करते हुए आगे कैसे बढ़े? आपके पास क्या प्लान है? मुझसे जहां तक होता है मैं लोगों को अवेयर करती हूँ इस चीज के लिए कि आप अपनी लड़कियों को हायर एजुकेशन दें। आप अपनी लड़कियों को हायर एजुकेशन देंगे, वो आगे बढ़ेंगी, वो अच्छी जॉब में जाएंगी, उनका अच्छी जगह पर शादी भी होगी, और उससे
वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी अच्छे से चला सकती हैं और हमारा जो देश है उसकी भी उससे तरक्की होगी। और मैंने अपने 2 ग्रुप चलाए हुए हैं फेसबुक पर। मेरा एक फेसबुक का पेज है, डॉक्टर हुमानाज वॉइस ऑफ यूथ। उस पर जितनी भी जॉब है या हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप है, मैं वो पोस्ट करती हूँ। उस पर मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं, तो मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ कि उन्हें हायर एजुकेशन में किस तरह से जाना है, कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। और मेरे आसपास जितने भी लोग लेकिन हैं मैडम, या एक जो लोग बड़ी मुझसे, आबादी ऐसी भी है जिसको फंड की जरूरत होती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट है, टैलेंट मर जाता है, उनके पास जी पैसा नहीं होता। सर, उनके पास पैसा नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं कि जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी। और उस स्कॉलरशिप से ना कि मुस्लिम्स को, जितने भी रिलीजन है, सभी रिलीजन्स के लिए हैं वो, सारी रिलीजन के गर्ल्स जो हैं उसको ले सकती हैं और उससे अपनी स्टडीज को आगे बढ़ा सकती हैं। और उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको स्कॉलरशिप देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और हमारे पास जितनी भी क्वेरीज अगर आती हैं और कुछ अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम फिर उन स्टूडेंट्स को उन ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि उनको वो स्कॉलरशिप मिल सके और वो आगे बढ़ सके। हाल फिलहाल के दिनों में, पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि उलेमा पर हमले मुसलमान भी कर रहे हैं और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं इसका लगता कि कारण अगर ये, उलेमा से लोगों का विश्वास टूट गया तो ये जो बेचारे 2000, 4000, 10,000 लेके मदरसों में पढ़ाते हैं बच्चों को, कौन दीन आगे बढ़ाएगा? सर जो हमारे मदरसे हैं, हमारे मदरसों को अपडेट करने की जरूरत है। हमारे मदरसों में अगर हमारे जो वहाँ पर जो भी मौलाना है जो उनको पढ़ाते हैं, अगर वो उनको सिर्फ उर्दू ही पढ़ाते रहेंगे, उर्दू और अरबी ही पढ़ाते रहेंगे, और वो ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे आगे मैडम, बढ़ सिर्फ जाएं, तो उर्दू ये अरबी नहीं पॉसिबल नहीं। पढ़ाई जाती है मदरसों में, हिंदी भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, सर कंप्यूटर भी है। सर मदरसों में अब जो है एक जो इंग्लिश मीडियम है उसकी जरूरत है। अगर आप हिंदी मीडियम में ही रहेंगे और तो आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अभी 2-4 मदरसों के मैं कांटेक्ट में हूँ और मैंने उन लोगों को यही बोला है कि आप अपने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लाइए, अपने बच्चों को साइंस, मैथ, इंग्लिश पर जो है उस पर फोकस कराइए। उर्दू और अरबी तो आप साथ साथ पढ़ा ही रहे हैं। अगर आप जब तक ये वाले सब्जेक्ट उनको नहीं कवर कराएंगे तो तब तक आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें हमसे जो हेल्प हो सकती है उनके लिए, हम उनकी हेल्प कराएंगे। और अभी 2-3 मदरसों को मैं मदद भी कर रही हूँ कि वहां पर कुछ यतीम बच्चे भी रहते हैं, कुछ गरीब बच्चे भी रहते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए। मतलब ये 4% लोग हैं, सज्जत कमेटी की रिपोर्ट है कि मदरसों में पढ़ते हैं। 96% लोग जो मदरसों में आते ही नहीं, उनकी लोगों को चिंता क्यों नहीं होती है? मदरसे का एक सवाल ये भी है जो मदरसे चलाते हैं उन लोगों का। एक्चुअली सर क्या है कि जो लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं वो लोगों की नजरों में रहते हैं, और जो लोग 96% वहां पर नहीं है वो लोगों की नजरों में नहीं है। मान लीजिए मेरे ही एरिया में जो लोग हैं तो उनको लोग नहीं जानते उतना, लेकिन अगर मेरे एरिया में एक मदरसा है तो उसको लोग जानते हैं कि वहां पर मदरसा है, वहां पर इतने बच्चे रहते हैं। इसके हमारे यहाँ पर एक आया ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का मैटर जो है वो गवर्नमेंट तक क्यों पहुंचा? अगर हमारे जो उलमा थे वही मैटर सॉल्व कर देते अपने लेवल पर, तो हमारी मुस्लिम वुमेन्स जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं जाती। हमारे जो उलमा बैठे हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो सारे मेल हैं, और मेल डोमिनेटिंग जो है एक उनका वो नेचर बना हुआ है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर उनके पास कोई कंप्लेन आ रही है कि किसी को तलाक हो गया है तो उसके लिए क्या किया जाए, कोई इस तरह का कोई लॉ बनाया जाए कि जिससे कि ये ट्रिपल तलाक जो है ये लोग इस तरह से नहीं दे सकें, उनके लिए कोई पनिशमेंट हो। उन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। उससे क्या हुआ कि किसी ने भी मोबाइल पर मैसेज में ट्रिपल तलाक लिखकर भेज दिया, किसी ने फोन पर बोल दिया, किसी ने खड़े खड़े बोल दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे जो वुमेन है उसकी तो लाइफ खराब ये हो गई ना। सिर्फ वो तो ना टीवी इधर पे की सुन देख के रही आप ना बोल इधर रही की है, देख। या कोई प्रैक्टिकल केस भी आपके सामने ऐसा आया है? सर मेरे सामने तो बहुत केसेस हैं ऐसे। मेरे तो फादर खुद लॉयर हैं, तो मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद केसेस देखे हैं लोगों के, और मैंने बहुत केसेस ऐसे भी देखे हैं, टीवी पर भी देखे हैं, और मैंने तो लाइव भी देखे हैं। तो सब हमारी गवर्नमेंट ने जो ये कदम लिया है ट्रिपल तलाक के लिए, ये बहुत सही कदम है। इससे बहुत सारी जो हमारी वुमेन्स हैं, मुस्लिम वुमेन, उनकी लाइफ सेव होगी। अगर हमारे उलेमा ये काम करते तो फिर उन्हें गवर्नमेंट तक नहीं जाना पड़ता। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा उलेमा से यही है कि उन्होंने इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया।
मैडम मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि हाल फिलहाल के दिनों में आप इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स से जुड़ी हैं, इम्पार, जी इसका सर। क्या कारण? इम्पार से मैं जुड़ी, मुझे एमजे खान सर ने इम्पार से जोड़ा, जो कि मुझे पहले से ही जानते हैं। मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में थी, और इम्पार एक बहुत अच्छा ग्रुप है। और इम्पार का जो मोटो है, मैं जिन ग्रुप से जुड़ी हूँ उसमें यही है कि किस तरह से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर, सारे जितने भी हम एजुकेटेड लोग हैं, ये हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाएं, उनको एजुकेशन में उनके लिए हेल्प करें, उनको जॉब में उनके लिए हेल्प करें। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की का मैं देख रही हूँ, जैसे इस तरह से और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके और लोग देख रहे हैं वहां पर। तो इस तरह एक तरह से वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो एक हमारा मोटो है कि हम लोग अपने अपने एरिया को कवर कर लें और वहां पर अवेयरनेस फैलाएं, तो वो भी एक कवर हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि लड़कियां भी जो हैं वो घर रोशन करती हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमें हायर एजुकेशन लेकर उस कंट्री के लिए वर्क करना चाहिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।